नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज कक्षा 8 का पाठ 2 तलाश। इसकी पहली वीडियो में हम भारत के अतीत की झांकी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमा। लेखक के अनुसार भारत की शक्ति के स्रोत क्या होते हैं? जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त होती है, और उनके पतन होना, ह्रास होना और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। लंबी मतलब बहुत लंबी और उलझन भरी है। एक जमाने में तकनीकी रूप से, एक जमाने में यानी कि एक समय में तकनीकी रूप से उन्नत भारत, तकनीकी रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर भारत समय के साथ जैसे अब आगे समय बढ़ता चलेगा, इसके साथ साथ यूरोपीय देशों की तकनीकी प्रगति के आगे काफ़ी पिछड़ गया, यानी कि हमारा देश दूसरे देशों से काफ़ी पीछे रह गया है। इस पर यूरोपीय लोगों का अधिकार होता चला गया। यहाँ पे ये मतलब जो तकनीकी है, तकनीक के साथ तकनीक के ऊपर यूरोपीय लोगों को ज़्यादा अधिकार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का हल करना जरा कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक मतलब मन से, और सजगता, सतर्कता और तकनीकी कौशल में कमी आई है। तकनीकी कौशल कहता हुनर, परंतु बाद में सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट ही आती गई। सदियों से मतलब बहुत समय से उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन इसमें गिरावट आती चली गई। देश मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट का शिकार हो ह्रास के पथ पर अग्रसर हो गया। ह्रास हो जाना, कमी होना, हानि होना। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से, लेकिन जो है संसार के दूसरे देश प्रगति के पथ पर बढ़ते चले गए, उन्नति के पथ पर आगे की ओर चलते चले गए। हालांकि लेखक इस स्थिति को पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं मानता है। लेखक के अनुसार यह भी पूरी तरह से सही सर्वेक्षण, पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि चूंकि अभी तक देश का नाता अतीत से पूरी तरह नहीं टूटा है। जो हमारा समय बीत गया उससे हमारा नाता अभी नहीं टूटा है। देश में निरंतरता बनी रही। निरंतरता मतलब आगे की ओर बढ़ना। समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। पुनर्जागरण करना, दोबारा से किसी चीज़ को जागृत करना, एक जान पैदा कर देना, हिम्मत पैदा करना। अतः पुराने का बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। अंदर की वस्तुएं बदल गई। भले ही नए लक्ष्य न खींचे गए, लेकिन प्राचीन व नवीन, प्राचीन पुराना और नवीन नया का सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा निरंतर बनी रही। सामंजस्य स्थापित करना, एकता स्थापित करना, एक समान बना देना, इसी लालसा ने भारत को गति दी। उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य प्रदान किया। आत्मसात करना, अपने में मिला लेना। उसके बाद है भारत की तलाश। पुस्तकें जैसे हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, प्राचीन स्मारक हैं और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने लेखक में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की है कि जैसे पुरानी पुस्तकें हैं, प्राचीन स्मारक हैं जो कि याद में बनाए गए हैं, कि उनकी सहायता से लेखक में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, परंतु उनसे उनमें संतोष नहीं हुआ, लेकिन उनसे शांति प्राप्त नहीं हुई। उसने भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मध्यम वर्ग की ओर देखा, मध्यम तबके की ओर देखा, क्योंकि यह वर्ग स्वयं को बंदियों और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और वो चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेज चले जाएं और हम अपना शासन खुद यहाँ पर अपनी तरीके से अपने देश का कार्यभार संभालें। खुद तरक्की और विकास पाना चाहते थे। यह वर्ग अंग्रेजों की पैदाइश था, परंतु अंग्रेजों को हटाकर शासन का संचालन स्वयं करना चाहते थे। लेखक ने ग्रामीण जनता में भी जब भारत को खोजा और यह पाया कि बुद्धिजीवी नई विचारधारा वाले व्यक्ति अपने अस्तित्व को लगभग भूल ही गए हैं, तब उनमें वास्तविक भारत की तलाश शुरू की। कुछ लोग भारतीय ग्रामीण समुदाय से पहले ही परिचित थे, मतलब उनको पहले ही पता था, परंतु लेखक ने सही अर्थों में एक नई तलाश की, एक नई खोज शुरू कर दी। उस भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे परिभाषित करना कठिन था, यानी कि जिसका वर्णन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था।
उसे भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे परिभाषित करना कठिन था। मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में वर्णन करना मुश्किल था। इस वर्ग में कुछ ऐसी बात थी जो मध्यम वर्ग में नहीं थी। मतलब ग्रामीण जनता में उसे कुछ और तरह का महसूस हुआ और मध्यम वर्ग में उन्हें कुछ और तरीके का महसूस हुआ। इस वर्ग में एक विशेष प्रकार की दृढ़ता में मजबूती और अंतशक्ति थी। अंतशक्ति अंदर से एक हिम्मत थी। जैसे 200 वर्षों तक अत्याचार झेलने के बावजूद इस वर्ग में कुछ ऐसा बचा हुआ था जो सार्थक था मतलब जो सही था, और ऐसा भी था जो कुछ निरर्थक था मतलब जो सही अर्थों में सही नहीं था, और अनिष्टकर था मतलब कि विनाशकारी था। भारत माता लेखक जब नेता के तौर पर शहरी क्षेत्रों में जाता तो उनसे अपने देश भारत की चर्चा अपेक्षाकृत दमदार भाषणों में करता। दमदार यानी कि हिम्मत के साथ। दूसरी ओर जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता तो किसानों को अपेक्षाकृत सरल शब्दों में बताता था। सरल शब्दों में उनका मानना था कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो बहुत ही सीधे साधे और सरल व्यक्ति हैं, कि कैसे भारत का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से भिन्न होते हुए भी एक है। यहाँ पे इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता स्थापित है। वह उन्हें अपनी यात्राओं के बारे में बताने के साथ साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करता है। जो उनकी समस्याएं थी वो भी वो सुनते थे। जब उनसे भारत ही नहीं विश्व के बारे में भी सोचने को कहा, उन्होंने उनको समझाया कि सर हमें अपने देश के बारे में लेकिन विश्व के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ताकि हम भी उन्नति की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि ग्रामीण समाज में भी कुछ लोग पढ़े लिखे और विभिन्न स्थानों की यात्रा किए हुए थे। गांव के लोगों में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते थे और बहुत वो कहीं दूर दूर की यात्रा भी करके आए हुए थे। अतः लेखक का कार्य आसान हो जाया करता था। भीड़ में लोग जब भारत माता की जय के नारे लगाते तो लेखक उनसे जय जयकार का कारण पूछता। वह उन्हें बताता था कि भारत माता वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। नदी, जंगल, पहाड़, खेत आदि सबके होते हुए किस चीज़ की सबसे अधिक महत्व है, वह है भारत की जनता। यहाँ के नदी, जंगल, पहाड़ ये सब भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है, हमारे भारत की जनता, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। जैसे जैसे लेखक का यह विचार लोगों के दिमाग में बैठता जाता और उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कुछ महान खोज कर ली हो। लेकिन उन्होंने ऐसा लगता कि उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो। धन्यवाद।